हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट सेशन के अंदर हमने नॉमेनक्लेचर कंप्लीट किया हुआ है, जिसके अंदर कॉमन नेम और IUPAC नेमिंग के कुछ रूल्स हमने रिवाइज किए थे और कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। मोर फोकस ऑन दैट वी आर डिस्कसिंग सम डायहैलाइड्स। तो डायहैलाइड्स के अंदर डायहैलाइड्स में आपको क्या याद रखना है, मैंने आपको सिखाया था कि डायहैलाइड्स विल बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। एक हमारा रहता है जिसको हम लोग कहेंगे जेमिनल डायहैलाइड्स, बराबर। एक हमारा होगा विसिनल डायहैलाइड्स और एक हमारा होगा टर्मिनल डायहैलाइड्स। जेमिनल डायहैलाइड्स के अंदर जनरली आपको पता होना चाहिए कि सेम कार्बन, द कंपाउंड in which the halogen atoms are present on the same carbon atom, then it is called geminal. तो geminal को हम लोग 1,1 भी लिख सकते हैं, 1,1 डायहैलाइड। विसिनल डायहैलाइड जो है उसके अंदर क्या रहता है, विसिनल का मतलब है विसिनिटी, यानी कि halogen atoms are present at the adjacent carbon atom। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1,2। टर्मिनल डायहैलाइड जो है उसके अंदर जो एंड होता है कार्बन, 4 कार्बन की चेन है तो 1 और 4 पे रहेगा, 3 की चेन है तो 1 3 पे रहेगा। टर्मिनल का मतलब होता है कि 1 4 भी हो सकता है, वो 1 3 भी हो सकता है। सो दैट इज कॉल्ड टर्मिनल डायहैलाइड्स। अभी फर्स्ट जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड जेमिनल डायहैलाइड्स। तो इसकी हमने डेफिनेशन तो अभी देखी, बराबर, कि द compounds in which the halogen atoms are present at the same carbon atom, so that is called geminal dihalides। अब इसका कॉमन नेम जो है उसके लिए क्या करना है, अल्काइली डीन हैलाइड्स, ये रहेगा आपका कॉमन नेम का रूल, अल्काइली डीन हैलाइड्स। तो ध्यान से देखो, इसके अंदर अगर हमने एग्जांपल ले लिया जैसे कि है CH3 CH Cl Cl, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, रूट वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, ईथ। तो ये बनेगा इथाइलिडीन क्लोराइड, क्योंकि रूल में हमारे पास क्या है, अल्किलिडीन हैलाइड्स। अगर एक और एग्जांपल अगर हम लोग ले लेते हैं, सपोज करो CH3 CH2 CH और यहां पर मैं ले लेता हूं ब्रोमीन, देन इट इज कॉल्ड 3 कार्बन प्रोपाइलिडीन ब्रोमाइड, बराबर। तो जैसे जैसे हमारे कार्बन आइटम बढ़ेंगे वैसे वैसे ये चेंज होता जाएगा। 2 कार्बन में लिखेंगे इथाइलिडीन क्लोराइड, प्रोपाइलिडीन ब्रोमाइड। हैलोजन भी सिमिलर हो सकते हैं या तो डिफरेंट भी हो सकते हैं। बेसिकली आपको याद क्या रखना है, कॉमन नेम सिस्टम के लिए अल्काइलिडीन हैलाइड्स, ये याद रखना है जेमिनल के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड विसिनल। विसिनल जो हैलाइड्स है उसका रूल जो है वो क्या है, अल्काइलिन डायहैलाइड्स, एज वी नो विसिनल के अंदर क्या रहता है, एडजेसेंट कार्बन में क्या रहता है, हैलोजन एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। कॉमन नेम के अलावा इसके IUPAC नोमेनक्लेचर हमने सीखे हुए, तो दैट इज वेरी इजी, बराबर। इसको हम लोग डाइक्लोरोइथेन कह सकते हैं, इसमें हम लोग 1,1 डाइब्रोमो प्रोपेन भी लिख सकते हैं। अल्काइलिन डायहैलाइड्स के अंदर कौन से एग्जांपल्स हम लोग लिखेंगे, सपोज करो कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CH2 Cl Cl। तो यहाँ पर ये जो है 1,2 डाइक्लोरोइथेन, दैट इज IUPAC नेम। बट अगर आपको कॉमन नेम सिस्टम में जाना है तो अल्काइलिन डायहैलाइड्स, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, 2 कार्बन है तो ईथ इज द रूट वर्ड, दैट इज कॉल्ड इथाइलिन डाइक्लोराइड। क्या लिखेंगे इसको, इथाइलिन डाइक्लोराइड। तो ऐसे और भी एग्जांपल्स आप कर सकते हो, लेकिन बेसिक 1-2 एग्जांपल के साथ अगर आपको रूल
लर्न है तो आप लिख सकते हो। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1,2-डाइक्लोरोइथेन। तो आपको मेन क्या याद रखना है, दैट इज कॉल्ड अल्काइलिन डाइहैलाइड्स, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, अल्काइलिन हैलाइड्स। तो ये है। नाउ मूविंग ऑन आइसोमेरिज्म पार्ट। तो आइसोमेरिज्म के अंदर 11th स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या पढ़ा हुआ है, दैट इज आइसोमेरिज्म विल बी क्लासिफाइड बेसिकली इनटू टू कैटेगरीज, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। तो स्ट्रक्चरल के अंदर बहुत सारी आइसोमेरिज्म पढ़ी थी, बराबर है, जैसे कि चेन आइसोमेरिज्म, पॉलिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आइसोमेरिज्म रिवाइज हो जाएगा, जैसे कि C4H9Br, बराबर, ये किसको फॉलो कर रहा है, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला है हमारे पास CnH2n+1x, x में भी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो C4H9Br यानी 4 कार्बन की चेन है आपके पास। तो ये रूट वर्ड के हिसाब से इसमें ब्यूटेन के हमें आइसोमर्स बनाना है। अगर Br को हाइड्रोजन कंसीडर कर लो तो हो जाएगा ये C4H10। तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2। इसके अंदर जनरली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 रहता है, बराबर। DU जब 0 रहता है इसका मतलब कि इसमें कोई डबल बॉन्ड है नहीं, बराबर, ना कोई रिंग है। DU यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 0 है देन देयर इज नो डबल बॉन्ड और नो रिंग। तो क्या करना है, हमें लीनियर स्ट्रक्चर्स के ऊपर फोकस करना है। नाउ तो C4H9 में कैसे करेंगे बेटा, 1 2 3 4। पहले हमें इसका ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पे लगा दो। तो इसका लिखते चलो कि इसको क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, बराबर। अब ब्रोमीन को हमें वहां से हिलाना नहीं है, हमें क्या करना है, कार्बन के स्केलेटन को चेंज करो। ये एक पैटर्न है कि यहां से ब्रोमीन एज इट इज फर्स्ट कार्बन पे रखो, तो ये हो जाएगा 1 2 3। यहां पर एक ब्रांच बनाओ बेटा, और ये Br एज इट इज फर्स्ट कार्बन पे ही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो 1 2 3 की लॉन्गेस्ट चेन बनी, और 1 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है, लिखेंगे 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और ये आ जाएगा आपका प्रोपेन। और कौन सा बन सकता है, चेक इट आउट। अब देखो ब्रोमीन जो है फर्स्ट कार्बन पे था, अब इसमें स्केलेटल चेन में हम लोग और कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। कार्बन या तो सेकंड कार्बन पे हमने एक कार्बन लगा दिया, अब अगर इसको हम लोग ब्रांच में इधर लेने जाएंगे तो ये फर्स्ट जैसा ही हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के एग्जाम्पल जहां पर ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पे, ऐसे 2 ही एग्जाम्पल पॉसिबल है। अब ब्रोमीन को हम लोग सेकंड कार्बन पे लगा के चले तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ब्रोमीन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन, क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और ब्रोमीन को सेकंड कार्बन पे लगाकर ही और कोई एग्जांपल बन सकता है, बराबर। तो देखो जरा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कार्बन की चेन जो है वो हम लोग जैसे ब्रोमीन 3 पे, ब्रोमीन जो है सेकंड पे लगाकर रखो और कार्बन जो है इस तरह से लिखो, तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी। ब्रोमीन या तो आप इधर अटैच करो या इधर अटैच करो, उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ब्रोमीन जो है यहाँ पर रहेगा, तो इधर से गिनोगे तो सेकंड पे, इधर से गिनोगे तो भी सेकंड पे रहेगा, तो ब्रोमो ब्यूटेन ही बनेगा वो, बराबर। अब ब्रोमीन वाला कार्बन जो है बाकी 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये टर्शियरी वाला है। ब्रोमीन वाला कार्बन अगर एक कार्बन के साथ अटैच है तो ये दोनों कौन सा है बेटा, ये प्राइमरी बन रहे हैं 1 डिग्री, बराबर है। ये वाला हमारा बन रहा है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी, और ये वाला जो बन रहा है दैट इज कॉल्ड टर्शियरी। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कितने बन सकते हैं आइसोमर्स। तो यहाँ पर ध्यान दो, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो ये चेन रहेगी हमारी 3 कार्बन। तो ब्रोमीन जो है सेकंड कार्बन पे अटैच है, तो कैसे लिखेंगे, सेकंड पे मिथाइल भी है, ब्रोमीन भी है, अल्फाबेट के हिसाब से क्या आएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और लिखेंगे प्रोपेन, क्या लिखेंगे, प्रोपेन, बराबर। इसी तरह से आपको ट्राई करना है। तो ये रहा आपका होमवर्क, C5H11
Br, इसके अंदर भी आप इस तरह से आइसोमर्स बना सकते हैं, बराबर। तो जरा ध्यान से देखिए, जैसे आपने पढ़ा था 11 के अंदर, अगर हम लिखेंगे 1 ब्रोमोब्यूटेन जो है और यहाँ पर 2 ब्रोमोब्यूटेन है, तो ये फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो बेटा क्या है, दैट इज कॉल्ड पोजिशनल आइसोमर। ब्रोमीन वहां पर ही प्लेस किया हुआ है, लेकिन कार्बन का स्केलेटल फर्स्ट से सेकंड में चेंज हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, स्केलेटल आइसोमेरिज्म। तो ये सारी जो है वो एक रिवीजन जैसा हो रहा है कि कौन कौन से आइसोमेरिज्म आपने पढ़ी हुई है। तो इसमें से ऐसा क्वेश्चन भी जनरेट हो सकता है कि इसमें से पोजिशनल आइसोमर्स कितने हैं या तो स्केलेटल आइसोमर्स कितने हैं, वो सारा। नेक्स्ट मूव ऑन कर रहे हैं हम लोग कि भाई नेचर ऑफ द CX बॉन्ड। So we are discussing our new topic, that is called the nature of CX bond. CX बॉन्ड का नेचर डिस्कस करेंगे। अब आप ये टेबल देखो, ये टेबल आपकी NCERT टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, जो बेसिकली इंफॉर्मेशन के लिए है। इसके अंदर से MCQ आते हैं, ये डेटा को इंटरप्रेट करना है और इसकी वैल्यू क्यों ऐसी है वो हमें समझना है। इस वैल्यू को याद नहीं करना है, लेकिन इसके पीछे की रीजनिंग जो है वो हमें एक्सप्लेन करनी है। ये सारे के सारे कंपाउंड जो है उसमें आप देख सकते हैं कि एक बात कॉमन है कि कार्बन और हेलोजन के बीच में एक बॉन्ड बनता है। तो कार्बन और हेलोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है वो हमने आगे पढ़ा हुआ 11th स्टैंडर्ड के अंदर। ये बॉन्ड जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो पोलर क्यों है, तो बेसिकली X जो है वो क्या हो सकता है, यहाँ पर X हेलोजन है, ये तो कार्बन ही है, तो X जो है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है बेसिकली वो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स है। पूरे पीरियोडिक टेबल में हमें मालूम है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा जो है वो इस ग्रुप की मानी जाती है, बराबर है, और उसमें भी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी इंक्रीजेस, बराबर है, और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, तो 11th स्टैंडर्ड के अंदर डेफिनेशन पढ़ा हुआ है। The element has a tendency to attract the shell pad of electron towards itself. उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि यहाँ पर जो हेलोजन है या कोई भी एलिमेंट है उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन की पैर है वो अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कितनी कैपेसिटी है, बराबर, रिलेटिव टेंडेंसी के हिसाब से। यहाँ पर X जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी कि X वाला जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। And that's why partial negative charge generated on halogen atom and partial positive charge generated on carbon, बराबर है। तो यहाँ पर CX बॉन्ड जो बना वो कैसे बना, CX बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहा जाएगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, बराबर। इतना समझ आ गया सब लोगों को, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, बराबर। तो आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें किस टाइप के रिएक्शंस होंगे। फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं सबके अंदर, जैसे पहला है CA3F, CA3Cl, CA3Br एंड CA3I। यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर है हमारे पास बॉन्ड लेंथ, वो भी किसमें गिवन है, पिकोमीटर के अंदर। तो 139 से 214 में वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो सबसे पहला ये है कि बॉन्ड लेंथ जो है टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है, हालांकि सब में हेलोजन एटम क्या है, डिफरेंट है। तो इसमें हम लोग ऐसा करेंगे कि सबसे पहले बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आप देख लो यहाँ पर कि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ के अंदर जनरली एक एटम तो कार्बन ही है, उसका बॉन्ड किसके साथ बन रहा है, तो पहला बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बन रहा है। तो यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होगा और ये एटम फ्लोरीन का मैंने ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स।
दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। तो ये जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है वो किस टाइप का, कार्बन और फ्लोरीन का है। नेक्स्ट हमारे पास जो है कार्बन एज इट इज है, बराबर है। कार्बन जो है सिमेट्रिकल हम लोग ड्रॉ करेंगे। क्लोरीन जो है फ्लोरीन से बड़ा हुआ एटॉमिक साइज के अंदर, तो क्लोरीन का एटम जो हो गया वो इंक्रीज हुआ, तो ये बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या है, CCl, बराबर। नेक्स्ट हम लोग ड्रॉ करेंगे कि ये कार्बन है, बराबर है। फिर आया ब्रोमीन, तो ब्रोमीन की साइज इंक्रीज हुई तो ये बना CBr, बराबर है। और यहां से अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये है कार्बन और ये बड़ा सा एटम आ गया हमारे पास आयोडीन, तो ये बना Ci बॉन्ड, बराबर। आप देख रहे हैं कि एज वी नो कि टॉप टू बॉटम हेलोजन एटम की एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए यहां पर देखो फ्लोरीन हमने जो है छोटा सा ड्रॉ किया है, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जैसे जैसे नीचे आएंगे एटॉमिक साइज ऑफ X यानी हेलोजन, एटॉमिक साइज ऑफ X इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज क्या हो रही है, हेलोजन की इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड की लेंथ भी धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो बॉन्ड लेंथ सीधा सीधा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एटॉमिक साइज ऑफ द X के ऊपर। तो आप देखो हेलोजन में फ्लोरीन से आयोडीन जो है बेटा, उसमें एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है, एंड दैट्स व्हाई what happen, the bond length will be increases from top to bottom। तो इसका एक ऑर्डर जो है वो कैसे बन जाता है कि क्लोरीन CF बॉन्ड, बराबर, वो कैसा बनेगा, सबसे छोटा बनेगा। फिर कौन सा बना जाएगा, क्लोरीन CCl बॉन्ड, CBr और Ci। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है और इसका रीजनिंग भी है। तो ये हो गया बॉन्ड लेंथ के बारे में। दूसरा जो कंसेप्ट है वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये भी बहुत ही सिंपल है। अभी 11th स्टैंडर्ड के अंदर हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो BDE यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बराबर। अब ऐसा क्यों होता है, तो आप खुद ही सोचिए कि अगर हम लोग चॉपस्टिक का एग्जांपल ले ले तो चॉपस्टिक के अंदर, बराबर, ये CF वाला जो है वो एक छोटा सा बॉन्ड बन रहा है, बराबर है, और Ci वाला जो है वो एक लेंथ वाला बॉन्ड बन रहा है जिसकी साइज काफी बड़ी है, बराबर है। तो ये छोटा सा जो चौक है उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है, और अगर चॉपस्टिक बड़ी है तो हम लोग क्या कर लेंगे, उसको आसानी से तोड़ पाएंगे। सो दैट इज द सिंपल लॉजिक बिहाइंड दैट कि भाई जनरली क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ जो है जैसे जैसे शॉर्टर होती जाती है वैसे वैसे स्ट्रांग होती जाती है। तो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू अगर कम है, बॉन्ड लेंथ की वैल्यू अगर कम है तो उसी के अंदर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी। सो दैट इज द रीजन, दैट इज द रिलेशन आल्सो कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। So as we discussed, the bond dissociation enthalpy is basically inversely proportional to bond length। अभी हमने पढ़ा कि bond dissociation enthalpy जो है वो bond length की inversely proportional में होता है। It means what? Look at that the table C3F, इसके अंदर bond length कितनी है, 139 पिकोमीटर, and we have value 452 किलोजूल पर मोल, यानी कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन जो है वो इनवर्स रिलेशन है। तो अभी जो हमने रिलेशन पहले पढ़ा वो किसके लिए था, बॉन्ड लेंथ के लिए था। बॉन्ड लेंथ के अंदर क्या था, एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ऑफ द हेलोजन एटम द बॉन्ड डिस्टेंस विल बी इंक्रीजेस, एंड दैट्स व्हाई द बॉन्ड लेंथ विल बी इंक्रीजेस। इन दैट व्हेन वी डिस्कस अबाउट दैट,
CH3F is the highest value and CH3I is the least value. अगर हम लोग इसका रिलेशन लिखे या तो ऑर्डर लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? तो CH3F जो है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद CH3Cl, देन CH3Br एंड देन CH3I. तो ये हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर है. अब इस टेबल के अंदर सबसे लास्ट टॉपिक जो है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट. तो डायपोल मोमेंट के अंदर बराबर है 11th में केमिकल बॉन्डिंग में आपने भी पढ़ा हुआ है कि डायपोल मोमेंट क्या होता है. तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था? म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी. बराबर है. क्यू का मतलब होता है बेटा चार्ज, डी का मतलब होता है डिस्टेंस. यहाँ पर चार्ज और डिस्टेंस की जो प्रोडक्ट वैल्यू है उसको क्या कहते हैं हम लोग? डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट का जो यूनिट है वो कौन सा होता है? डी बाय होता है. कौन सा होता है? डी बाय. ओके. डायपोल मोमेंट के अंदर अगर आप टेबल में चेक करोगे तो वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा CH3Cl की है. बराबर. डायपोल मोमेंट में क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है. यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डिस्टेंस है वो किस में दिया हुआ है? वैल्यू पिकोमीटर के अंदर. तो 139 पिकोमीटर का मतलब क्या? 0 पॉइंट के बाद 90 और उसके बाद अगर आप 139 वैल्यू रखोगे सो दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ. और इसका मतलब है कि बॉन्ड लेंथ की वैल्यू बहुत ही छोटी होती है. तो इसके अंदर हमें ये ख्याल रखना है कि डिस्टेंस जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है. तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है यहाँ पर? चार्ज. बराबर है. और चार्ज जो होता है बेसिकली चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वैसे वैसे उसका चार्ज भी ज्यादा होता है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करेगी? तो वी नो दैट क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो चार्ज भी बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो डायपोल मोमेंट भी इंक्रीज होगा. तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये हमारा एक रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ. अब हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर अगर म्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली रिलेशन में है देन इट हैपेंस व्हाट कि CH3F की वैल्यू सबसे ज्यादा आनी चाहिए. यानी डायपोल मोमेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी आनी चाहिए? CH3F. तो एक्सपेक्टेड क्या होता है? CF ग्रेटर देन CCl ग्रेटर देन CBr एंड ग्रेटर देन CI. ओके. तो बच्चों ये ध्यान रखो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा वैल्यू CF की होनी चाहिए, लेकिन डेटा जो है वो ऐसा नहीं है. डेटा के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? CH3Cl यानी CCl का ज्यादा है वैल्यू. तो ये एक्सपेक्टेशन जो हमारी थी इट इज रॉन्ग. तो ये बेटा एक्सेप्शन है. बराबर है. इसमें हमें अच्छे से याद रखना है कि क्या होता है. तो जो सही रिलेशन है वो कौन सा है? CCl ग्रेटर देन CF ग्रेटर देन CBr ग्रेटर देन CI. और इसका एक्सप्लेनेशन आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी दिया नहीं है. तो आपको ये यहाँ पर सीखना है. आप खुद से लॉजिक लगाओ. बराबर है. आपका भी दिमाग है, आप यूज करो इसको कि क्यों ऐसा होता होगा. बराबर है. क्यों CCl की वैल्यू जो है डायपोल मोमेंट की ज्यादा है और CF की कम है. बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कैरेक्टर है वो क्या होता है कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो वो तो बराबर है, आना तो वही चाहिए था. अगर फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो CF की वैल्यू सबसे ज्यादा आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि म्यू इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है. तो क्या होगा इसके पीछे रीजन? बराबर है. तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं. डायपोल मोमेंट बेसिकली डायपोल मोमेंट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है? तो एक चार्ज और एक डिस्टेंस. तो डिस्टेंस जो है वो बेसिकली इसमें इतना डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है. तो सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड हो गया बेटा? चार्ज के ऊपर. चार्ज जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड है. तो अगर CCl और CF में अगर हम लोग देखें, बराबर है, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये कार्बन का एटम है. बराबर है.
और ये क्लोरीन का एटम है। क्लोरीन की एटॉमिक साइज सबसे छोटी होती है, तो इसके बीच में क्या रहेगा, ऐसा डिस्टेंस रहेगा। और नेक्स्ट जो है वो ये CCl का मैंने बॉन्ड ड्रॉ किया, यहां से यहां पर जाओगे तो ये क्या हो रहा है कि क्लोरीन जो है ये CF पे बेटा, और यहाँ पर कौन सा है CCl। तो CF और CCl के अंदर क्लोरीन की एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है, इसकी वजह से यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर डोमिनेटिंग फैक्टर है, तो डिस्टेंस इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर तुम्हें डायपोल मोमेंट को प्रूव करना है तो आपको ये लॉजिक लगाना ही पड़ेगा कि यहाँ पर CCl की बॉन्ड लेंथ जो है यानी कि डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए म्यू की वैल्यू CCl में ज्यादा आ रही है और CF में कम आ रही है। बाकी अगर आप पीछे के देखो CBr और CI के अंदर, तो इन दोनों के अंदर डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा रहेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बराबर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, बाकी सब बराबर है। आप देखो तो ब्रोमीन के बाद आयोडीन, तो ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन एंड दैट्स व्हाई CBr हैव हायर वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट इन दिस टेबल। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्सेप्शन केसेस जितने भी होते हैं वो आपके एग्जाम में आते ही है। एमसीक्यू के अंदर ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर है। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और डायपोल मोमेंट। तो अगर हम लोग इसको एक बार समअप करें तो समअप के अंदर क्या होता है, समअप के अंदर हम लोग समरी ये लेते हैं कि सबसे पहली बात बॉन्ड लेंथ की आएगी। तो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू आप चेक करो, टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही होगी कि टॉप टू बॉटम हैलोजन एटम की एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है एंड दैट्स व्हाई द बॉन्ड लेंथ विल बी इंक्रीजेस। सो दैट इज द सिंपल लॉजिक बिहाइंड दैट। Bond dissociation enthalpy is inversely proportional to bond length. So as the bond length increases, the bond dissociation enthalpy will be, ये increase हो रही है तो ये decrease होगी, so that is inverse relation, बराबर है। और लास्ट में डायपोल मोमेंट में हमने यहाँ पर क्या सीखा कि mu is equal to q into d, चार्ज into distance, बराबर है। चार्ज है बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां पर किसकी ज्यादा है किसकी कम है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ CF इज हायर बिकॉज क्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, बट इन रियलिटी द डायपोल मोमेंट ऑफ CCl विल बी मोर। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या लॉजिक लगाया यहाँ पर, CF और CCl के अंदर CCl का डिस्टेंस ज्यादा होता है, बराबर है। तो इसकी वजह से डिस्टेंस यहाँ पर डोमिनेटिंग फैक्टर है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड दैट्स व्हाई द CCl वैल्यू विल बी हायर इन दिस टेबल ऑफ डायपोल मोमेंट। ओके, हाईएस्ट वैल्यू है। तो CCl CF में वो लॉजिक रहेगा और CBr और I के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो डोमिनेटिंग फैक्टर है, किसकी कंपैरिजन के अंदर, तो भाई डिस्टेंस की कंपैरिजन के अंदर एंड दैट्स व्हाई इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज अ प्रिपरेशन ऑफ हेलो आल्केन एंड हेलो एरिन।